अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 20 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गैर आइनी बेंचेस यानी मामूल के बेंचेस भी अहम तरीन मुकदमात की समाअत कर रहे हैं और उन्होंने आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को हुए उस पर सवालात उठाना अब बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आज एक नई नज़ीर ये तय हो गई कि ज़रूरी नहीं है कि आइनी बेंचेस ही तमाम अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत जो मामूल के बेंचेस हैं वो वही करेंगे। और आज एक मामूल के बेंच में, जिसमें गुज़िश्ता हफ्ते एक मुकदमा मुकर्रर हुआ और वो मुकदमा पहले डिफरेंट बेंच के सामने था, बाद में बेंच बदल दिया गया, लेकिन उस बेंच का बदलना भी करामत साबित नहीं हुआ। और 8 फरवरी पर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी सवालात उठे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कोई भी हल्का शायद शफाफ नताइज नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम तरीन रिमार्क्स आने की नौबत क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज की जानिब से आम इंतखाबात पर इतने सवालात क्यों उठाए गए जिनको माजी करीब ही में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, और उसके अलावा उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि वो किसी एक जमात के साथ मुंसलिक हैं। इन जज साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर जिस तरह से टफ टाइम दिया, उससे ये भी साबित होता है कि जजेस के दरमियान ये बिल्कुल एक तासुर जो है वो दुरुस्त साबित हो रहे। जजेस के दरमियान जो पाया जाता है कि आम इंतखाबात दुरुस्त तरीके से नहीं हुए। ये जज साहब जो हाल ही में आपको मालूम है कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा आया था, उसका भी हिस्सा नहीं थे। तो इन जज साहब की जानिब से ये रिमार्क्स आना आज अहमियत का हामिल क्यों है, ये मुकदमा क्या है, मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के 3 सूबाई हलकों से मुतालिक 2 जो बलूचिस्तान असम्बली के हलके थे क्वेटा के, और उसके अलावा एक केच का हलका था, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया। और आपको पता है कि बलूचिस्तान फाफिन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वो वाहिद सूबा है जिसमें 60% इंतखाबी उज़रदारियों का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल कर चुके हैं। हम सबको मालूम है कि जो इलेक्शन नताइज हैं उनका जो हतमी ऐलान होता है वो ट्रिब्यूनल एक तो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर देता है, उसके बाद उज़रदारियाँ शुरू होती हैं। उज़रदारियाँ निपटाने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल क़याम अमल में आते हैं और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मामला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वो हतमी फैसला करती है। एक कन्फर्मेशन बेसिकली जिसे हम कानूनी कन्फर्मेशन कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से आती है। सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये जो 3 इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं ये आई, तो उनमें से एक मुकदमा जो कि जो क्वेटा का था PB 45 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अली मदद जतक की ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। आपको पता है कि बलूचिस्तान में जितने भी मुकदमात हैं वो बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो वो JUI यानी मौलाना की जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के दरमियान तनाज़ात होते हैं, क्योंकि वज़ीर आला वहाँ पर इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और जो वहाँ पर गवर्नर हैं उनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है। तो इस तरह से जो बलूचिस्तान की लड़ाई है, सारी हलकों का तनाज़ा है, वहाँ पर मौलाना की जमात का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा है। तो इसी तरह यहाँ पर आज ये मुकदमा आया तो अली मदद जतक की जो दरख्वास्त थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया। सिर्फ ये नहीं बल्कि रिटर्निंग अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई का दोबारा सख्त हुक्म दिया गया। ये नौबत कैसे आई? सुप्रीम कोर्ट में जब आज मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जिनको हाल ही में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो थे और उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था गालिबन जून में, तो उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस केस में इल्ज़ाम है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद का। यानी अगैन आपको पता है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी से जुड़ा हर तनाज़ा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तरफ ले जाता है। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इस केस में इल्ज़ाम है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है, और यही वो इल्ज़ाम है जो पूरे के पूरे आम इंतखाबात को लेकर के है। तो फिर उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी के सामने जो वकील थे वो शहजाद शौकत थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके अली मदद जतक के वकील थे, और वो ये कह रहे थे वकील शहजाद शौकत को मुखातिब करके जस्टिस अकील अब्बासी के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फ़र्क देख लें, रिकॉर्ड में तजाद वाज़े नज़र आ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का रिकॉर्ड देख रहे हैं, और इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जो इस सबसे बड़े मनसब पर बैठ के 1.25 साल एक जमात के खिलाफ अपनी अनाद और कीना को सामने रखते रहे, उन जज साहब की जानिब से ये कहा गया था कि फॉर्म 45 और 47 कुछ नहीं होते, असल वोट होते हैं, जबकि फॉर्म 45 और 47 वोटों ही की बुनियाद पर बनते हैं। पर खैर उसके बाद आज क्योंकि अब वो जज साहब जा चुके हैं और उन जज साहब का जिक्र करना भी फजूल है, लेकिन वो एक अपने दौर में एक लेगेसी बनाने की कोशिश करते रहे। उनके जाते ही जजेस के रिमार्क्स से जजेस का जो ओवरऑल
इलेक्शंस को लेकर के एक मौक़िफ़ है वो बदला है। जस्टिस अकील अब्बासी ने जब ये कहा कि हैरानकुन तौर पर फॉर्म 45 से मुतालिक इल्ज़ामात दोनों तरफ से आए, यानी सिर्फ एक जमात नहीं है जो कह रही है, यानी जीतने वाला ही नहीं कह रहा बल्कि हारने वाला भी कह रहा है कि फॉर्म 45 में फ़र्क है। तो उसके बाद जो वकील थे उनके सामने उन्होंने कहा कि मुखालिफ यानी शहजाद शौकत साहब उनके सामने मौजूद थे, जो कि साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। उनका ये कहना था कि मुखालिफ फरीक की तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की फ़ोटोकॉपियाँ लगाई गई हैं। उसके अलावा जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर एक भी आ जाए, यानी एक भी फॉर्म 45 जिसके अंदर तज़ाद नज़र आए, वो मौजूद हो तो ये काफ़ी है। उसके बाद जो जस्टिस इरफान सआदत थे, बेंच में आपको बता देती हूँ, जस्टिस शाहिद वहीद सरबराही कर रहे थे, जस्टिस इरफान सआदत बेंच में शामिल थे, जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल थे और ये वही बेंच है जिसकी जो जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस मुकदमे की समाअत करना थी बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, लेकिन हमने देखा कि लास्ट मोमेंट पे जस्टिस अतर मिनल्ला की जगह जस्टिस शाहिद वहीद को शामिल किया गया, लेकिन दुरुस्ती किया गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला कोई भी फैसला देते तो उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जाती, लेकिन आज जो बेंच की जानिब से फैसला आया उसको सियासी रंग तो कम से कम नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि तीनों ही जज साहिबान एक अच्छी शोहरत रखते हैं। और ये नहीं है कि उन जज साहब जिनको निकाला गया वो बुरी शोहरत रखते थे, लेकिन उनको बिल्कुल माजी करीब में जितना आप कह सकते हैं कि पब्लिक स्क्रूटनी का या उनको जितना ट्रोल किया गया हुकूमत की जानिब से, तो उसके बाद उन जज साहब का इस बेंच में ना होना इटसेल्फ लिटिगेंट्स के लिए भी अच्छा है। खैर, जस्टिस इरफान सआदत ने कहा कि जो वकील थे, जो मुखालिफ वकील थे जिनका ये कहना था कि फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क किया गया, उनको मुखातिब करके जस्टिस इरफान सआदत कहते हैं कि आपके संगीन इल्ज़ामात हैं, एक रात में बैलेट पेपर कैसे गायब हो गए? वो ये कहते हैं कि इस केस के अंदर ये कहा गया कि जब आपको पता है कि 8 फरवरी को इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ, उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ, तो रात हम सब भी फील्ड में मौजूद थे। रात जो नताइज थे वो सुबह के नताइज से बहुत मुख्तलिफ थे। तो जज साहब यानी जस्टिस इरफान सआदत ये कहते हैं कि एक रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए, ये इल्ज़ाम है जो इस केस के अंदर दरख्वास्त गुजार हैं उनका। उसके बाद वकील शहजाद शौकत कहते हैं कि फैसले में जज साहब जो कह रहे हैं इसकी कोई बुनियाद नहीं है। यानी जज साहब जो अली मदद जतक के वकील हैं वो ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के जो हाई कोर्ट के जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनका फैसला बेबुनियाद था। उस पर जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं कि वकील साहब 16 गवाहान के बयानात के बाद जज साहब ने फैसला दिया। उस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने फिर कहा कि हमें तो हैरत है कि ट्रिब्यूनल को फैसला कैसे करने दिया गया। यानी जज साहब को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ट्रिब्यूनल्स को फैसले ही नहीं करने दिए जाते, और ये टॉन्ट सिर्फ और सिर्फ मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतों को नहीं है, बल्कि ये तंज अदालतों को भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब के ट्रिब्यूनल्स, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा 155 जो दरख्वास्तें हैं धांधली की, वो ट्रिब्यूनल्स के सामने थी, और वहाँ के ट्रिब्यूनल्स को तकरीबन 4 महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर फाल रखा एक स्टे देकर। तो ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट ही के जज ये कह रहे हैं कि उनको हैरत है कि ट्रिब्यूनल को फैसला करने कैसे दिया गया और ट्रिब्यूनल का फैसला आ कैसे गया। फिर वो जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं कि वकील साहब एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें, यानी पूरे मुल्क के इलेक्शन फोर्ज्ड हैं, पूरे मुल्क के इलेक्शन फॉल्सिफाइड हैं, किसी एक हल्के में तो कम से कम कुछ शफाफियत आने दें। फिर जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं कि क्या आप ये भी नहीं चाहते कि कम से कम एक हल्के में शफाफियत आ जाए? और फिर उन्होंने जस्टिस शाहिद वहीद जो कि बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपके दस्तावेजात की बुनियाद पर इंतखाबात को जायज़ करार दे दें, यानी जो आप दस्तावेज अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं उनकी बुनियाद पर ये कह दें कि नहीं इंतखाबात जायज़ थे। उसके बाद अदालत ने रिटर्निंग अफसर, आपको पता है कि इस हल्के में क्योंकि ये बहुत बड़ा एक धांधली के सबूत है कि बैलेट पेपर एक रात पहले गायब हो जाए, उसके बाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो कि रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी है कि वो उनके बीच में रब्त पैदा करे और बेरब्तगी की सूरत में दोबारा गिनती की तरफ जाए। अगर नहीं किया रिटर्निंग अफसर ने ऐसा, तो रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और यही कार्रवाई इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तजवीज़ की। अभी तक जो रिटर्निंग अफसर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिस पर अदालत ने जो एक्शन ना लेने पर सवाल भी उठाया, और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई का जो फैसला था ट्रिब्यूनल का उसको बरकरार रखते हुए जो रिटर्निंग अफसर है उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया और केस को निपटा दिया, जैसे शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने। आज एक तो प्रेसिडेंट ये तय हो गया कि जो मामूल के बेंचेस हैं, आईनी बेंचेस के अलावा जो सादा दिमाग के जजेस हैं वो बैठकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन से मुतालिक मुकदमात को सुनेंगे। दूसरा जो एक अहम तरीन मामला आया वो ये कि आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के मुताद्दिद जजेस के दरमियान ये तासुर मौजूद है, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनने वाले या इलेक्शन मैटर सुनने वाले इससे पहले जजेस नहीं थे। सबको मालूम है
कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने नहीं दिया जा रहा। सबको मालूम है कि आम इंतखाबात शफाफ तरीके से नहीं हुए। सब जजेस भी मुकम्मल ये इदराक रखते हैं कि आम इंतखाबात में किसी हल्के को शफाफ होने की ज़रूरत है। कि अगर अब देखिए कि इतनी बड़ी ये स्टेटमेंट है कि फॉर्म 45 कहा जाता है ना कि किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर नीचे होने से क्या होता है, हमारे यहाँ तो इसी किस्म का एक इग्नोरेंट किस्म का निज़ाम चल रहा है। तो जज साहब ये कह रहे हैं कि एक फॉर्म 45 भी काफ़ी है इंतखाबी धांधली को साबित करने के लिए। ऐसी सूरत हाल में जब जजेस इस बात का मुकम्मल इदराक रखें और ना सिर्फ वो आम इंतखाबात जो पूरे के पूरे इलेक्शंस थे उनके प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि अपनी अदलिया के अंदर भी जो काली भेड़ें हैं उनकी निशानदेही करते हुए कह रहे हैं कि कैसे आ गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला। दूसरी जानिब रिटर्निंग अफसरान, आपको पता है कि रिटर्निंग अफसरान के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से एक स्टे ले आई थी कि ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं। जो लोग इलेक्शन के इंतजामात देख रहे होंगे उन्हीं लोगों के हाथ में इलेक्शन की बागडोर पकड़ा देना, ये कहना था पीटीआई का उस वक्त इंतखाबात से पहले। और आपको याद होगा कि पिछले साल यही नवंबर था, आज 20 नवंबर है, 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमा सुना था, 15 दिसंबर गालिबन वो थी, और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा सुना जिसमें रिटर्निंग अफसरान के रात गए से इलेक्शन कमीशन के से अपील मंगवा के रात गए मुकदमे की समाअत की गई और रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लेने की इजाज़त दी गई। और उसके समरात हम आज तक देख रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान ने जो कुछ किया उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, अदालतें उनके खिलाफ फैसले देती हैं, उनको बचा लिया जाता है। और यही वो ग्रेटर प्लान जो था उसमें आपको पता है तमाम एक्टर्स को ये यकीन दहानी पहले कराई जाती है कि भाई आपने हमारी मंशा के मुताबिक चलना है, आपका तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, और उसके बाद उनका तहफ़्फ़ुज़ बाकायदा किया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या इन इलेक्शंस को भी एक किस्सा पारीना बना दिया जाएगा, या फिर जैसे आज एक लिटिगेशन आई, सारी लिटिगेशन अगर तो ट्रिब्यूनल्स फाल होकर काम करने लगे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो कोई जो एक हतमी नताइज हैं वो इन इंतखाबात के आ सकेंगे। क्या मौजूदा हुकूमत को वाकई ही डरना है या फिर ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा, ये कुछ दिनों में वाज़े हो जाएगा। फ़िलहाल तो 26वीं आईनी तरमीम और दीगर जो हुकूमत की मनमानी से आई गई तमाम कानून साजियाँ, उनका हनीमून पीरियड चल रहा है, और जब तक वो अपना जहरीला फल नहीं निकालेंगे तब तक किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने क्या कर दिया है। तो देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शंस की धांधली पर एक और मोहर सब्त कर दी गई है, और ऐसे जजेस की जानिब से जो गैर मुतनाज़े हैं। तो देखते हैं मज़ीद क्या होता है। फ़िलहाल इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।